प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो एन जो आरबीआई है वो एनबीएफसीज के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू करती रहती है। तो हम यहाँ पे दो तरीके के प्रूडेंशियल नॉर्म की बात करेंगे। पहला है कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। तो अभी हम देख रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ये देखो, ये कुछ एसेट्स हैं एनबीएफसीज की, ठीक है। इनको देखो, रिस्क का वेट है, ये किसका वेट है, रिस्क का वेट है, रिस्क वेट दे रखा है। कैश एंड बैंक को कितना दे रखा है, 0। कैश एंड बैंक में क्या रिस्क हो सकता है। जो सिक्योरिटीज अप्रूव्ड है उसमें भी कोई रिस्क की बात नहीं है। जो लोन्स एंड एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड है उसमें भी कोई रिस्क की बात नहीं है। जो टीडीएस जो डिडक्ट हो चुका है उसमें क्या रिस्क की बात है। जो टैक्स एडवांस में दे दिया है उसमें भी कोई रिस्क की बात नहीं है, मिल गया है उसमें भी कोई रिस्क की बात नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आप इंटरेस्ट में क्या रिस्क हो सकता है, कुछ भी रिस्क नहीं हो सकता। फंड बेस्ड, यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो यहाँ पे भी कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं होगा। बट स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई गारंटी देगी तो स्टेट गवर्नमेंट पीछे हट सकती है, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट में रिस्क कितना लेते हैं, 20% का रिस्क ले लेते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक तो वैसे इतना घोटाला होता है, इतना डूबते हैं, तो इसमें भी हम 20% का रिस्क ले लेते हैं। अब पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस डेट प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट ओवर 1 ईयर ऑपरेशन, इसमें हम कितना का रिस्क लेते हैं, 50% का। और इनके अलावा और कोई आइटम्स है हम उसमें कितना रिस्क ले लेंगे, सीधा 100% रिस्क ले लेंगे। यानी ये जो आइटम्स हैं, ये 9 आइटम्स, इसमें हम रिस्क कितना लेते हैं, 0। ये 2 आइटम्स में हम रिस्क लेते हैं 20% का, इसमें 50% का, बाकी सब में 100% का रिस्क ले लेते हैं। तो कह रहा है कि इनकी जितनी भी अमाउंट होगी उनको इनके वेट से इंटू कर दो, ठीक है। वेट यानी रिस्क वेट हमने दे रखा है, जैसे इसमें 0 दे रखा है, इसमें 20%। तो जो टोटल जो आपका रिस्क वेट एसेट्स निकल करके जो आएगा, रिस्क वेटेड एसेट्स, कह रहा है कि इस रिस्क वेटेड एसेट्स का जो कम से कम है आपको 15% कैपिटल मेंटेन करके रखना है। किस फॉर्म में मेंटेन करके रखना है, टायर 1 और टायर 2 कैपिटल के फॉर्म में कम से कम इसका 15% मेंटेन करके रखना है। और दूसरी बात फिर ये भी कहता है कि आपको टायर 1 और टायर 2 कैपिटल में इसका 15% तो मेंटेन करके रखना ही रखना है, प्लस एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर टायर 1 जो कैपिटल है उसमें कम से कम आपको इसका 10% मेंटेन करके रखना है। इसका 10% से कम किसी भी साल के दौरान समय में नहीं होना चाहिए। यानी ये जो रिस्क वेटेड एसेट्स है टोटल, इसका जो 15% आपको कहाँ पे मेंटेन करना है, टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल में। और एनी टाइम इसका कम से कम 10% टायर 1 कैपिटल में मेंटेन होना ही होना है। लेकिन अगर आप लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी वाले बिजनेस में हो, जैसे मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन जो भी नाम है, अगर आप उस वाले बिजनेस में हो तो आपको कम से कम टायर 1 में कितना मेंटेन करके रखना है, 10 की जगह 12% आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये थी इसकी आरबीआई की कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब हम देखते हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रूडेंशियल नॉर्म्स। देखो, जब एनबीएफसी किसी को लोन देता है तो एनबीएफसी को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना। तो एनबीएफसी के लिए वो लोन क्या हो गया, एक तरीके का एसेट हो गया। जो उसने बोरो किया उसके लिए तो लोन हुआ, लेकिन जिसने एनबीएफसी ने जिसने उसको लोन दिया उसके लिए तो एसेट हो गया एनबीएफसी के लिए। तो इस तरीके के एनबीएफसी काफ़ी सारे जो लोन एडवांस और ये सब चीज़ें फलान ढिमकाना जब बांटती रहती है तो इसके काफ़ी सारे एसेट्स बन जाते हैं। तो उन एसेट्स की ड्यू डेट भी आती होगी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट के लिए पेमेंट करने की, ठीक है। तो अगर बोरोवर ने 6 महीने के भीतर पेमेंट नहीं करी तो वो 6 महीने के बाद क्या बन जाएगी, वो एसेट एनबीएफसी के लिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगी वो एसेट, ठीक है। और जब तक ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बनती है 6 महीने के भीतर, तो 6 महीने के भीतर इस एसेट को अभी हम स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। क्या एसेट बोलेंगे, स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। और एनपीए बने हुए भी उसको 18 महीने हो गया है, क्या हो गया है, 18 महीने तक हो गया है। एनपीए से बनने से लेकर के 18 महीने तक इस एसेट को हम सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, क्योंकि हमारा डाउट और बढ़ जाएगा, ठीक है, कि भैया पहले तो 6 महीने तक नहीं दिया, उसके बाद हमने एनपीए इसको बना दिया और एनपीए बनते बनते भी इसको 18 महीने हो गए, या एनपीए बनने के 18 महीने तक हम इसको क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड बोल देंगे। अब 18 महीने जब हो जाएंगे, 18 महीने से भी क्रॉस कर जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, डाउटफुल एसेट बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, डाउटफुल एसेट बोल देंगे। तो
और अगर डाउटफुल से भी लगता है कि नहीं यार बिल्कुल माल्या की तरफ भाग ही गया या बंदा मर गया, कुछ भी हो गया कि उससे पैसे रिकवर हो ही नहीं सकते हैं, तब हम उसको क्या बोल देंगे, लॉस एसेट्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, लॉस एसेट्स बोलेंगे। तो इस तरीके के जो एसेट्स होते हैं जिनसे कि ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन एसेट के ऊपर प्रोविजनिंग क्रिएट करनी होती है। क्या क्रिएट करनी होती है, प्रोविजनिंग। तो देखो अलग अलग जो एसेट्स के जो टाइप है उनमें अलग अलग प्रोविजनिंग क्रिएट होती है। अगर वो स्टैंडर्ड एसेट है तो उसमें 0.25% की आपकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सब स्टैंडर्ड के केस में 10% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। डाउटफुल के केस में आपको बांटना पड़ेगा दो पार्ट में, दो पोर्शन में, एक अनसिक्योर्ड पोर्शन में और सिक्योर्ड पोर्शन में। तो डाउटफुल एसेट का वो पोर्शन जो कि अनसिक्योर्ड है उसके लिए तो आप 100% की प्रोविजनिंग कर दो, और जो सिक्योर्ड पोर्शन है फिर उसके लिए फिर ईयर्स का क्राइटेरिया है कि अगर अभी 1 साल ही हुआ है डाउटफुल हुए तो आप सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर 20% बना दो। लेकिन डाउटफुल हुए 1 साल से लेकर के 3 साल तक हो गया तो उसको 30% बना दो। और 3 साल से भी ज़्यादा डाउटफुल रह रहा है ये तो सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर आप सीधा 50% की प्रोविजनिंग बना दो। और अगर आपने इसको लॉस एसेट क्रिएट कर दिया तो एक तरीके से लॉस हो गया, मतलब 100% से की आपको प्रोविजनिंग बनानी पड़ेगी लॉस एसेट के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो 6 महीना और जो 18 महीने का जो क्राइटेरिया था स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के लिए, ये नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के लिए क्राइटेरिया 6 महीने और 12 महीने का होता है। ठीक है, और लीज रेंटल और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के केस में ये नॉर्मली देखो ये जो एनपी हम कह रहे हैं ना ये नॉर्मल एसेट्स के केस में है। बट अगर कोई एसेट है किससे रिलेटेड है, लीज रेंटल और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के केस में, किससे, लीज रेंटल और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का केस है कोई, और वहाँ पे एनपीए होता है, तो वहाँ पे हम इन दोनों केस में हम एनपीए कब मानेंगे, जब ये 12 महीना या उससे ज़्यादा हो जाए। तो वैसे तो देखो नॉर्मली हम 6 महीने में मानते हैं, बट इन दोनों के केस में हम 12 महीने उससे जब ज़्यादा हो जाएगा तब हम एनपीए मानेंगे। लेकिन नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए ये एनपीए 3 महीने का ही रहेगा। ठीक है, दूसरों के लिए 12 महीना या उससे ज़्यादा, और नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के लिए 6 महीना।